हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आप सभी का केमिस्ट्री की क्लास में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम संतोष साहू है और हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री सब्जेक्ट। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं इस समय चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। लास्ट क्लास की बात करें तो दोस्तों, हम लास्ट क्लास में वैद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ रहे थे। ध्यान है क्या? याद आ गई होगी? नहीं तो एक बार और बताता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हम चल रहे थे, हमारा टॉपिक था वैद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, याद करो, ये थी वो लेके बारात ट्रिक से याद कराई थी मैंने। काना मजे से आला, ध्यान है? लेके बारात काना मजे से आला, मन जो करे फेंक दे, कोई निगाहें सुंदरी प्यार भरी। फिर हाइड्रोजन था और हाइड्रोजन के नीचे छापा था CuHgAg PtAu। ठीक है, इसको इधर लिख देता हूँ। फिर Pb के नीचे हाइड्रोजन था और हाइड्रोजन के नीचे CuHgAg Pt और Au। सही है। यहाँ पर ध्यान करो, F2 था, यहाँ Cl2 और Br2 भी थे और यहाँ I2 था। इस तरह की थी F2, यहाँ Cl2, यहाँ Br2, इन दोनों के बीच में यहाँ I2 था। तो ये वैद्युत रासायनिक श्रेणी थी। वैद्युत रासायनिक श्रेणी में आपको ध्यान होगा, ऊपर से नीचे जाने पर मानक अपचयन विभव के मान में क्या होती है? वृद्धि। ये आपको याद रखना है। ऊपर से नीचे जाए, मानक अपचयन विभव बढ़ता है और मानक अपचयन विभव बढ़ने के साथ दोस्तों ऑक्सीकारक गुण भी बढ़ते हैं और अपचायक गुण घटते हैं। याद करो, लास्ट क्लास में बताया था आपको, मानक अपचयन विभव समानुपाती होता है ऑक्सीकारक गुण और व्युत्क्रमानुपाती होता है अपचायक गुण। ठीक है, तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी का हम एक अनुप्रयोग पढ़ चुके थे, अनुप्रयोग पढ़ रहे थे। एक अनुप्रयोग बताया था ऑक्सीकारक व अपचायक गुणों की व्याख्या। सही है। तो आपको ध्यान है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे जाते हैं, मानक अपचयन विभव बढ़ता है, ऑक्सीकारक गुण तो बढ़ते हैं और अपचायक गुणों में क्या आती है? कमी। तो हम एक अनुप्रयोग पढ़ चुके हैं, अब दूसरा अनुप्रयोग पढ़ेंगे नंबर 2, जिसकी मैं हेडिंग डलवा चुका था आपको। हेडिंग ये थी, किसी रेडॉक्स अभिक्रिया की अग्र दिशा में होने की संभावना। तो हम ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, किसी रेडॉक्स अभिक्रिया की अग्र दिशा में होने की संभावना। क्लियर? अब इसको समझो। कोई रेडॉक्स अभिक्रिया है, उसकी अग्र दिशा में होने की संभावना, मतलब आपको कोई रेडॉक्स अभिक्रिया दी, वो अग्र दिशा में चल रही है या पश्च दिशा में, इसका पता लगा सकते हैं हम वैद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से। सही है। तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई रेडॉक्स अभिक्रिया जो आपको दी गई है वो अग्र दिशा में चल रही है या पश्च दिशा में चल रही है। सही है। जैसे मान लो मैंने आपको ये अभिक्रिया दी, Zn प्लस Cu+2, तीर का चिन्ह, और Zn+2 + Cu। पहली बात तो देखो, ये रेडॉक्स अभिक्रिया है या नहीं है? है। सही है। Zn से Zn+2 आपको पता ही है, ऑक्सीकरण है। अरे यार, ऑक्सीकरणांक तो है, ऑक्सीकरण ही तो है। Zn का ऑक्सीकरणांक 0 से कितना हो रहा है? +2, और ऑक्सीकरणांक में वृद्धि ऑक्सीकरण। तो Zn से Zn+2 तो ऑक्सीकरण हो गया।
और Cu+2 से Cu बन रहा है, ये क्या हो गया, रिडक्शन। रिडक्शन मतलब अपचयन, क्योंकि यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीकरणांक घट रहा है, +2 से +0, ऑक्सीकरणांक घटे तो अपचयन। तो इस अभिक्रिया में आप देखो ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों ही घटनाएं प्रेजेंट हैं, तो ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। अब बात आई कि साहब ये रेडॉक्स अभिक्रिया किस दिशा में चल रही है, अग्र दिशा में या पश्च दिशा में। संभावना मतलब इस रेडॉक्स अभिक्रिया की संभावना क्या है कि ये अग्र दिशा में चलने की संभावना है या पश्च दिशा में, समझ लो पॉसिबिलिटी क्या है, अग्र दिशा में या पश्च में। सोचो आप, देखो अब दिमाग से समझने की कोशिश करें। आप एक काम करो, आपको सरल पड़ेगा। आपको जो ये रेडॉक्स अभिक्रिया दी गई है उसको किसी वैद्युत रासायनिक सेल में संपन्न होते हुए माने। आपको पता ही है कि जो वैद्युत रासायनिक सेल होते हैं उनमें रेडॉक्स अभिक्रिया चलती है, सही है क्या, याद होगा। एनोड वाले भाग में ऑक्सीकरण की और कैथोड वाले भाग में अपचयन की। तो जो आपको रेडॉक्स अभिक्रिया दी है उसको माने कि वो किसी वैद्युत रासायनिक सेल में संपन्न हो रही है, सही है। अच्छा, और उस सेल का विद्युत वाहक बल निकालें और उसको देखें वो धनात्मक आ रहा है या ऋणात्मक। देखो आप कैसे निकालेंगे। माना ये रेडॉक्स अभिक्रिया किसी वैद्युत रासायनिक सेल में चल रही है, तो इसमें आप देखो कि जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो एनोड जिंक का होगा भाई। ध्यान करो, डैनियल सेल, जिंक धातु की छड़ और जिंक सल्फेट का विलयन, वह जिंक का ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण एनोड पे तो होता है। जब जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है तो एनोड जिंक का बना होगा। और यहाँ आप देखो कॉपर का अपचयन हो रहा है, तो कैथोड किसका बना हुआ होगा, कॉपर का। जो वैद्युत रासायनिक सेल है उसमें जो ये अभिक्रिया चल रही है उसमें जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है तो एनोड इसका, और कॉपर का अपचयन हो रहा है तो कैथोड कॉपर का। अच्छा, अब वैद्युत रासायनिक सेल की श्रेणी की हेल्प लें। वैद्युत रासायनिक श्रेणी में आप देखो जिंक तो ऊपर है और जिंक के नीचे पीवी, फिर पीवी के नीचे ये, और यहाँ पर कॉपर है। जिंक और कॉपर दोनों दिख गए। अब मुझे ये बताओ, ढंग से देखो, मानक अपचयन विभव की ये वैद्युत रासायनिक श्रेणी है। तो अपचयन विभव वैद्युत रासायनिक श्रेणी के हिसाब से मानक अपचयन विभव की श्रेणी तो है ये, ऊपर से नीचे जा रहे हैं मानक अपचयन विभव, अर्थात अपचयन विभव बढ़ रहा है। वैद्युत रासायनिक श्रेणी से देखें तो जिंक का अपचयन विभव या कह दूं मानक अपचयन विभव कॉपर से कम है, अरे नीचे जाने पर बढ़ रहा है। तो इसका जिंक का एनोड है ना ये, इसका मानक अपचयन विभव या डायरेक्ट कह दूं अपचयन विभव कम है। तुलना इन दोनों में हो रही है। और कॉपर का यहाँ पर देखो, कॉपर जो है वो नीचे है जिंक से, तो इसका अपचयन विभव ज़्यादा है। तुलना आपस में कर रहे हो वैद्युत रासायनिक श्रेणी की हेल्प लेते हुए। अब सेल का विद्युत वाहक बल निकालोगे, आपके पास फॉर्मूला है ई सेल। सेल का विद्युत वाहक बल निकालें तो कैथोड के अपचयन विभव में से, ये फॉर्मूला ही तो है, ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब मुझे बताओ सोच करके, सेल का विद्युत वाहक बल धनात्मक आएगा कि ऋणात्मक आएगा। आप देखो कैथोड का अपचयन विभव ज़्यादा है और एनोड का अपचयन विभव कम है। ज़्यादा में से कम निकालोगे तो सेल का विद्युत वाहक बल जो है ज़्यादा में से कम घटाओगे तो वो धनात्मक आएगा। मतलब जिस सेल में ये अभिक्रिया चल रही है उसमें सेल का विद्युत वाहक बल धनात्मक आ रहा है। सेल का विद्युत वाहक बल अगर धनात्मक आए तो ये अभिक्रिया किधर चल रही होगी, अग्र दिशा में। और ऋणात्मक आए तो ये अभिक्रिया किधर चल रही होगी, पश्च दिशा में। मेरी बात को समझो। मैंने कहा आपसे एक बात कही थी कि ये ध्यान करो कि जो सेल है वैद्युत रासायनिक सेल, उसका विद्युत वाहक बल धनात्मक आता है, तो उसमें जो अभिक्रिया चल रही है वो अपने आप चलती है, और जिस दिशा में चलती है वो दिशा होगी अग्र दिशा। सही है। तो आपको मैं एक सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूँ, है सिंपल सी ट्रिक ये निकाल के आई अपने सामने कि जो भी आपको रेडॉक्स अभिक्रिया दी है और आपसे पूछे कि ये अग्र दिशा में चल रही होगी या पश्च दिशा में, तो उस रेडॉक्स अभिक्रिया को किसी वैद्युत रासायनिक सेल में संपन्न होता हुआ माने और उस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करें। अगर विद्युत वाहक बल धनात्मक आया तो वो अग्र दिशा में चल रही होगी, और ऋणात्मक आया तो वो किधर चल रही होगी, पश्च दिशा में।
क्लियर? अरे सही है। तो चलो मैं इसे लिखाता हूँ। नंबर 2 हेडिंग जिसने नहीं डाली है वो डाल लो, एक बार डालो। किसी रेडॉक्स अभिक्रिया, किसी रेडॉक्स अभिक्रिया की अग्र दिशा में होने की संभावना। अब इसमें जो बात लिखाने जा रहा हूं मैं, पहले तो ये लिखो, सुनो, लिखो इसमें होने की संभावना, लिख दी, हेडिंग डाल दी। अब लिखो, लिखो वैद्युत रासायनिक सेल का विद्युत वाहक बल धनात्मक होता है। ये बात आपने पहले भी लिखी है। वैद्युत वाहक बल, वैद्युत रासायनिक सेल का विद्युत वाहक बल धनात्मक होता है तथा उसमें अभिक्रिया अग्र दिशा में चलती है। वास्तविकता तो यह है कि विद्युत वाहक बल धनात्मक आता है और अभिक्रिया किधर चलती है? अग्र। पर अगर कभी ऋणात्मक आ रहा हो तो अभिक्रिया उसमें किधर चल रही होगी? पश्चिम दिशा में। धनात्मक होता है और उसमें अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया अग्र दिशा में संचालित होती है, चलती है, कैसे भी लिख लो। धनात्मक होता है और अभिक्रिया अग्र दिशा में चलती है। ठीक है? और लिख लो, यदि सेल का विद्युत वाहक बल आपको यदि सेल का विद्युत वाहक बल ऋणात्मक प्राप्त होता है, ऋणात्मक प्राप्त होता है तो अभिक्रिया पश्चिम दिशा में चलती है। लिख लिया? विद्युत वाहक बल ऋणात्मक प्राप्त होता है तो वो किधर मिलती है? पश्चिम दिशा में। अब कुछ लड़कों के दिमाग में ये बात आती है कि साहब आप कहते हो कि सेल का विद्युत वाहक बल धनात्मक होता है तो ऋणात्मक हो सकता है क्या? हाँ, ऋणात्मक हो सकता है। वो बताऊंगा मैं आगे, जब इस टॉपिक को और आगे अपन पढ़ेंगे, जब मैं आपको बताऊंगा कि कभी कभी सेल का विद्युत वाहक बल ऋणात्मक हो सकता है, पर उस समय उसमें अभिक्रिया किधर को चलती है? पश्चिम दिशा में। नॉर्मली हम देखें तो सेल का विद्युत वाहक बल धनात्मक होता है और अभिक्रिया अग्र दिशा में चलती है। यहाँ तक लिख लिया? अगर ऋणात्मक प्राप्त होता है तो अभिक्रिया पश्चिम दिशा में चलती है। लिख लिया? अच्छा, आगे लिखो, दी गई रेडॉक्स अभिक्रिया, दी गई रेडॉक्स अभिक्रिया, दी गई रेडॉक्स अभिक्रिया की, दी गई रेडॉक्स अभिक्रिया की अग्र दिशा में होने की संभावना, अग्र दिशा में होने की संभावना व्यक्त करने के लिए, व्यक्त करने के लिए उस अभिक्रिया को, उस अभिक्रिया को किसी वैद्युत रासायनिक सेल में, वैद्युत रासायनिक सेल में संपन्न होते हुए मानते हैं, किसी वैद्युत रासायनिक सेल में संपन्न होते हुए मानते हैं। वैद्युत रासायनिक सेल में संपन्न होते हुए मानते हैं। आगे लिखो, यदि सेल का विद्युत वाहक बल यदि सेल का विद्युत वाहक बल धनात्मक प्राप्त होता है, यदि सेल का विद्युत वाहक बल धनात्मक प्राप्त होता है तो वो रेडॉक्स अभिक्रिया, लिखते चलो, भाषा ऊट पटांगे और कुछ नहीं है।
यदि सेल का विद्युत वाहक बल धनात्मक प्राप्त होता है तो वह अभिक्रिया अग्र दिशा में संपन्न होती है। किस दिशा में संपन्न होती है? अग्र दिशा में। मतलब किस दिशा में चलती है? वो अग्र दिशा में चलती है। क्लियर? इसको समझने के लिए एक आध इसमें क्वेश्चन लिख लो। नीचे एक क्वेश्चन लिखो। एक क्वेश्चन यही लिखा देता हूं, इसी रेडॉक्स को लिख लो। क्वेश्चन, ठीक है, पहले क्वेश्चन लिखो, मैं बोल रहा हूं। चलो इसी को समझने के लिए क्वेश्चन पेपर में कैसे आता है, आप कैसे करोगे। क्वेश्चन लिखो, दी गई रेडॉक्स अभिक्रिया, क्वेश्चन लिखो इसमें, दी गई रेडॉक्स अभिक्रिया की, दी गई रेडॉक्स अभिक्रिया की अग्र दिशा में होने की, अग्र दिशा में होने की संभावना व्यक्त करो। अग्र दिशा में होने की संभावना व्यक्त करो। चलो अब इसकी भाषा खुद बना सकते हो क्या? ये रेडॉक्स दे दी मैंने, अभी वाला एग्जाम्पल है। ठीक है, अच्छा, तो आपको करना क्या है, अब इसको कैसे करोगे, इसका लिखने का तरीका देखो। आंसर चालू अब अपना, है ना। ये जो आपको रेडॉक्स दी है, इसमें पहले एनोड देखो, इसमें पहले पता लगाओ कि जिंक का तो ऑक्सीकरण हो रहा है, OX, मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण, और Cu+2 का अपचयन हो रहा है। पहले तो ये लिखो आप इसमें जो आपको रेडॉक्स दी है कि किसका ऑक्सीकरण और किसका अपचयन, लिख लोगे। अब जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है तो ऑक्सीकरण तो एनोड पर होता है, तो ये हो गया जिंक का, तो क्या बन गया इसमें एनोड, ऐसे लिख लो। और कॉपर का अपचयन हो रहा है तो कॉपर का क्या बन गया इसमें कैथोड। सही है। अच्छा, अब वैद्युत रासायनिक श्रेणी की हेल्प लो। वैद्युत रासायनिक श्रेणी में दोनों देखे, जिंक और कॉपर। कॉपर नीचे है, ऐसे चल रही है, ये मेरे पास जगह नहीं बची इसलिए बस आड़े में लिख दिया। कॉपर का अपचयन अब ज़्यादा है, लिख दो इसमें, नहीं तो इसको मत लिखो। वैद्युत रासायनिक श्रेणी में देख लो, इसका अपचयन विभव ज़्यादा है और इसका अपचयन विभव क्या है, कम। अब सेल का विद्युत वाहक बल निकालोगे तो कैथोड के अपचयन विभव में से एनोड का अपचयन विभव घटाओगे, ज़्यादा में से कम, तो सेल का विद्युत वाहक बल कैसा आएगा, धनात्मक। तो अब बताओ, जब धनात्मक आ रहा है तो ये भी क्रिया किस दिशा में चल रही होगी, अग्र। तो ऐसे कैसे ही आपको लिखना है। तो एक काम करो, आंसर डालो और इस अभिक्रिया को इस तरह से डेकोरेशन कर दो जैसे मैंने बनाया है, बिल्कुल ऐसे कैसे ही बना दो। क्वेश्चन करने का तरीका देखो, फटाफट करो। ये जैसे मैंने बनाई है इसी तरह से आप इसे बना लो। अरे ये जैसे मैंने बनाई है वैसे वैसे बना लो। पोज करके बना लो वीडियो को यार, इतना टाइम लेते हो तुम तो। बना लिया, अब इसको लिखो, इसका आंसर नीचे लिखो। माना यह रेडॉक्स अभिक्रिया, माना यह रेडॉक्स अभिक्रिया किसी, माना यह रेडॉक्स अभिक्रिया किसी वैद्युत रासायनिक सेल में, वैद्युत रासायनिक सेल में संपन्न हो रही है, किसी वैद्युत रासायनिक सेल में संपन्न हो रही है। वैद्युत रासायनिक सेल में संपन्न हो रही है। सही है, किसी वैद्युत रासायनिक सेल में संपन्न हो रही है। आगे लिखो, उस सेल में एनोड जिंक धातु का,
एनोड जिंक धातु का तथा कैथोड कॉपर धातु का होगा। ये कैसे पता लगा, ब्लैक बोर्ड पर देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। एनोड जिंक धातु का तथा कैथोड कॉपर धातु का होगा। ठीक है, अब लिखो वैद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुसार, वैद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुसार कॉपर का मानक अपचयन विभव, कॉपर का मानक अपचयन विभव जिंक धातु से अधिक है। कॉपर का मानक अपचयन विभव जिंक धातु से अधिक है। आता है इस सेल का विद्युत वाहक बल धनात्मक प्राप्त होता है। विद्युत वाहक बल धनात्मक प्राप्त होता है, इसलिए यह रेडॉक्स अभिक्रिया वैद्युत रासायनिक सेल में अग्र दिशा में संपन्न हो रही होगी। अग्र दिशा में संपन्न हो रही होगी। ठीक है, अब लड़कों की इच्छा है साहब एक आध एग्जाम्पल हम भी करेंगे, करोगे? हाँ करोगे। चलो तो एक क्वेश्चन लिखो, फिर नीचे दोबारा क्वेश्चन, दी गई रेडॉक्स अभिक्रिया की अग्र दिशा में होने की संभावना व्यक्त करो। दी गई रेडॉक्स अभिक्रिया की अग्र दिशा में होने की संभावना व्यक्त करो। सही है, ये रेडॉक्स है आपके सामने, मुझे बताओ ये अग्र दिशा में हो रही होगी या ये रेडॉक्स अभिक्रिया पश्चिम दिशा में चल रही होगी। अग्र में या पश्चिम में पता करो और बताओ। सोच लो, आंसर कमेंट बॉक्स में डालो। कर दिया और रुकूं? देखते हैं क्या कबाड़ा किया। ठीक है, चलो बताओ क्या आया आंसर। कैसे करने का तरीका बताया, पहले एनोड और कैथोड पता करो। हाँ, Ag का ऑक्सीकरणांक +1 से हो रहा है 0, तो यहाँ Ag का हो रहा है अपचयन, रिडक्शन, और Mg का ऑक्सीकरणांक 0 से +2, मतलब ऑक्सीकरणांक में वृद्धि हो रही है, तो Mg का क्या हो रहा है यहाँ पर, ऑक्सीकरण। एनोड और कैथोड पता लगो। माना ये रेडॉक्स अभिक्रिया किसी वैद्युत रासायनिक सेल में संपन्न हो रही है, तो जब Mg का ऑक्सीकरण हो रहा है तो Mg का तो क्या बन गया इसमें, एनोड, और Ag का अपचयन हो रहा है तो Ag का क्या बन गया इसमें, कैथोड। अरे ऑक्सीकरण तो एनोड पर होता है ना, Mg का ऑक्सीकरण हो रहा है तो Mg का एनोड और कैथोड।
वैद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से नोट करो। इसका मानक अपचयन विभव शॉर्ट में लिख देता हूँ, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल Ag ये रहा, ढूंढ लो, और Mg ये रहा, आगे दोनों। Ag नीचे है वैद्युत रासायनिक श्रेणी में, तो इसका मानक अपचयन विभव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा और Ag का Mg का कम। सही है। अब सेल का विद्युत वाहक बल निकालो। सेल का विद्युत वाहक बल निकालोगे तो सेल का विद्युत वाहक बल निकालो, मानक अपचयन विभव इसका ज़्यादा है, इसका कम है, तो कैथोड के में तो एनोड का घटाओगे तो सेल का विद्युत वाहक बल कैसा आएगा? धनात्मक। अरे सेल का विद्युत वाहक बल तो कैथोड के अपचयन विभव में से एनोड का घटाओगे, ज़्यादा में से कम घटेगा तो फिर सेल का विद्युत वाहक बल पॉजिटिव आएगा। बताओ यह अभिक्रिया किधर चल रही होगी, अग्र दिशा में या पश्च दिशा में? अग्र दिशा। नेगेटिव आ जाए तो कौन सी दिशा में होगी? पश्च दिशा में। क्लियर? तो ऐसे बनाओ, मैं आंसर में लिखाता हूँ, इसको बना लो ऐसे कि ऐसे ही जैसे मैंने किया है। एनोड कैथोड सब कुछ लिख के कंप्लीट कर लो। ठीक है, जैसे मैंने किया है उसी तरह से इसे कंप्लीट करें, फिर मैं आगे बताता हूँ। तो भाषा समझ गए कैसे लिखना है? एक बार और लिखा देता हूँ इसका आंसर में ही, जिससे आपके समझ में आ जाए। हाँ, सेल का विद्युत वाहक बल अगर ऋणात्मक आता तो अभिक्रिया किधर चल रही होगी? पश्च दिशा में। लिखो, अब को लिखो, नीचे लिखो इसको ऐसे कंप्लीट करने के बाद। अबे जल्दी किया करो यार। लिखो, माना यह रेडॉक्स अभिक्रिया किसी वैद्युत रासायनिक सेल में संपन्न हो रही है। वैद्युत रासायनिक सेल में संपन्न हो रही है। वैद्युत रासायनिक सेल में संपन्न हो रही है। लिख लिया? अब आगे लिखो। लिखो, इस वैद्युत रासायनिक सेल में एनोड मैग्नीशियम धातु का व कैथोड सिल्वर अर्थात Ag धातु का है। एनोड मैग्नीशियम धातु का व कैथोड सिल्वर, कोष्टक में चाहो तो लिख लेना Ag धातु का है। ठीक है, आगे लिखो। वैद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुसार Ag का मानक अपचयन विभव Mg से अधिक है। Mg मतलब मैग्नीशियम। Ag का मानक अपचयन विभव Mg से अधिक है। अतः सेल का विद्युत वाहक बल धनात्मक प्राप्त होता है। सेल का विद्युत वाहक बल धनात्मक प्राप्त होता है। अतः यह रेडॉक्स अभिक्रिया अग्र दिशा में संपन्न हो रही है या होती है, कैसे भी लिख लो, अग्र दिशा में संपन्न होती है। तो इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, तो हम वैद्युत रासायनिक श्रेणी के 2 अनुप्रयोग पढ़ चुके हैं। अब तीसरे अनुप्रयोग की ओर बढ़ते हैं।
देखो अब वैद्युत रासायनिक श्रेणी का तीसरा अनुप्रयोग, अम्ल के H+ आयनों का प्रतिस्थापन। हेडिंग डाल लो आप, फिर समझेंगे इसके। वैद्युत रासायनिक श्रेणी का तीसरा अनुप्रयोग, अम्ल के H+ आयनों का प्रतिस्थापन। ठीक है, तो अम्ल के H+ आयनों का प्रतिस्थापन। देखो इधर, इसको एक क्वेश्चन से समझाता हूँ, एक एग्जांपल से। जैसे मैंने ये अभिक्रिया लिखी, Zn+H2SO4 और इससे बना ZnSO4+H2। ठीक है, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। ये अभिक्रिया आपको दिख रही है, बड़ी सिंपल अभिक्रिया है। मैंने आपसे पूछा कि ये बताओ मुझे, ये अभिक्रिया रेडॉक्स है या नहीं है? यह अभिक्रिया रेडॉक्स है या नहीं है? अधिकांश लड़कों का ये आंसर आया। कमेंट बॉक्स में डालो, मैं देखता हूँ क्या कहते हो। ये अभिक्रिया रेडॉक्स है या नहीं है? कमेंट बॉक्स में डालो। अब सुन लो मेरी बात बेटा, ये अभिक्रिया रेडॉक्स है। क्यों? देखो, Zn का ऑक्सीकरणांक हो गया 0। अम्ल H2SO4 में H आयनों का, हाइड्रोजनों का ऑक्सीकरणांक होगा प्रत्येक का +1, मतलब 2 हाइड्रोजन है, दोनों का +1 होगा H2SO4 में। 11वीं में ध्यान करो, हाइड्रोजन का ऑक्सीकरणांक होता है +1 या -1। अगर हाइड्रोजन आगे आया तो +1 और पीछे आया तो -1। ध्यान करो, ZnSO4 में SO4 का ऑक्सीकरणांक आप सभी से पढ़ते आए हो, SO4 का ऑक्सीकरणांक -2 होता है, सल्फेट आयन, तो Zn का +2 होगा, जब भी तो ये उदासीन है। और हाइड्रोजन में H2 में हाइड्रोजन का ऑक्सीकरणांक 0 होता है। 11th में आपको ऑक्सीकरणांक ज्ञात करने के नियम बताए थे। तो समान परमाणु है, अब समान परमाणु है तो प्रत्येक का ऑक्सीकरणांक कितना आएगा? 0। यदि किसी अणु में सभी परमाणु समान हैं तो उनमें उपस्थित सभी परमाणुओं का ऑक्सीकरणांक 0 आएगा। हाइड्रोजन में हाइड्रोजनों का 0 आएगा। एक बार देख लेना, आपको कहीं पा जाए तो ऑक्सीकरणांक। अब यहाँ पर आप ढंग से देखो तो Zn का तो ऑक्सीकरण हो रहा है, दिखा? Zn का ऑक्सीकरणांक 0 से +2 हो रहा है और हाइड्रोजन का +1 से 0 हो रहा है। तो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? यहाँ अपचयन। तो इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण भी उपस्थित है, Zn का ऑक्सीकरण हो रहा है और H+ आयनों का, हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण +1 है, H+ आयनों का अपचयन भी हो रहा है। अब मुझे बताओ, अभी आपको जिससे जस्ट पहले एक अनुप्रयोग बताया था मैंने, किसी अभिक्रिया को आप चेक कर सकते हो कि वो अग्र दिशा में चल रही होगी या पश्च दिशा में। चलो मैं आपको यही काम देता हूँ। मुझे कितने इंटेलिजेंट लड़के हैं जो बता सकते हैं कि ये रेडॉक्स अभिक्रिया है, ये अग्र दिशा में चल रही है या पश्च दिशा में? कमेंट करो, पता लगे क्या समझ में आ रहा है आपके। ये रेडॉक्स अभिक्रिया बताओ, अग्र दिशा में चल रही होगी या पश्च दिशा में चल रही होगी? सोच लो और समझ लो। ये रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी दिशा में चल रही है? आंसर बड़े धीमे आते हैं, अग्र में कि या पश्चिम में? जल्दी करो रिप्लाई। चलो देखो, अब पता लगाते हैं ये रेडॉक्स अभिक्रिया अग्र दिशा में चल रही है या पश्चिम में। देखो, जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है, क्लियर? तो जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है तो ये तो जिंक का तो क्या बन गया? एनोड। सही है, एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। और हाइड्रोजन का अपचयन हो रहा है, इसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण क्या +1 प्लस से हो रहा है 0। हाइड्रोजन का अपचयन हो रहा है तो कैथोड किसका बन गया? हाइड्रोजन का। अरे अपचयन हाइड्रोजन का हो रहा है तो कैथोड अपचयन, कैथोड हाइड्रोजन का होगा। वैद्युत रासायनिक श्रेणी में पढ़ो, आपको जिंक पा गया और हाइड्रोजन पा गया। अब मुझे बताओ, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में देखो,
तो कैथोड का अर्थात हाइड्रोजन का मानक अपचयन विभव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है और इसका कम है। वैद्युत रासायनिक श्रेणी की हेल्प ले लो तो सेल का विद्युत वाहक बल बताओ, धनात्मक ही तो आएगा। सेल का विद्युत वाहक बल पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि आप सेल का विद्युत वाहक बल निकालोगे तो कैथोड के अपचयन विभव में से एनोड का अपचयन विभव घटाओगे, ज़्यादा में से कम घटेगा, पॉजिटिव आएगा, मतलब ये अभिक्रिया किधर चल रही होगी, अग्र दिशा। अब मुझे एक बार बताओ, तुम्हारे पास ये क्लियर हो गया तुम्हें कि ये अभिक्रिया किधर चल रही होगी, अग्र दिशा में। चेक करा हमने पूरा, सेल का विद्युत वाहक बल धनात्मक बोला तो ये अभिक्रिया अग्र दिशा में चल रही होगी। दोस्तों जब ये अभिक्रिया अग्र दिशा में चल रही है मतलब इस तरह से चल रही है, ये अग्र दिशा होती है, ये पश। जब ये अग्र दिशा में चल रही है इसका मतलब ये हुआ कि जिंक धातु अम्ल H2SO4 के H+ आयनों का क्या करते हैं, प्रतिस्थापन। देखो ये अभिक्रिया ऐसे चल रही है तो आप ढंग से देखो ये एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है या नहीं है। जिंक धातु हाइड्रोजनों को हटा करके खुद आ रहा है, मतलब ये एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। ये तो कंफर्म हो गया कि जिंक धातु अम्ल के H+ आयनों को हटा करके खुद आ रहे हैं और ये अभिक्रिया अग्र दिशा में चल रही है। अभी चेक किया है हमने, जब ये अभिक्रिया अग्र दिशा में चल रही है तो इसका मतलब ये निकला कि जिंक धातु अम्ल H2SO4 के H+ आयनों का प्रतिस्थापन कर देता है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि जिंक धातु अम्ल H2SO4 के H+ आयनों का अपचयन कर देते हैं, अपचयनित हो रहा है। तो इसका मतलब क्या निकला, इंटेलिजेंट लड़के, इसका मतलब ये निकला कि जो हाइड्रोजन से जिन धातुओं का मानक अपचयन विभव कम है, देखो जिंक धातु को चेक कर लो, जिंक धातु का मानक अपचयन विभव हाइड्रोजन से कम है या नहीं है। जिस धातु का मानक अपचयन विभव हाइड्रोजन से कम होगा वो धातु अम्ल के H+ आयनों को प्रतिस्थापित कर देगी। अबे ये रिएक्शन अग्र दिशा में चल रही है और जब ये रिएक्शन अग्र दिशा में चल रही है इसका मतलब ये है कि जिंक धातु H2SO4 के H+ आयनों का प्रतिस्थापन करती है। अपन इसको इस तरह से भी तो कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं कि जो धातु, जिस धातु का मानक अपचयन विभव हाइड्रोजन से कम होता है, जिस धातु का मानक अपचयन विभव हाइड्रोजन से कम होता है, जिंक धातु का चेक कर लो हाइड्रोजन से कम है या नहीं है। तो जिस धातु का मानक अपचयन विभव हाइड्रोजन से कम है वो अम्ल के H+ आयनों को क्या कर देती है, प्रतिस्थापित। क्लियर? तो समझ के पढ़ोगे तो सही है, और रटो तो ये कोई चीज़ ऐसी नहीं रट के आ जाएगी समझ में, समझने की कोशिश कर लो। सही है। एक सिंपल तरीका और बता देता हूँ, ये तो कठिन तरीका है। ये जो आप वैद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ रहे हो ये एक क्रियाशीलता की श्रेणी, इसको सक्रियता श्रेणी भी कह सकते हैं, ये सक्रियता श्रेणी है। या नु कहूँ इसमें वैद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से जब नीचे की ओर जाते हो तो क्रियाशीलता, धातुओं की क्रियाशीलता घटती है। जिंक धातु हाइड्रोजन से ऊपर है तो जिंक अधिक क्रियाशील है हाइड्रोजन से, ऊपर से नीचे जाने पर क्रियाशीलता घटती है। जिंक अधिक क्रियाशील है, ऊपर है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर है। जो धातु हाइड्रोजन से ऊपर है, जो धातु ऊपर है वह अधिक क्रियाशील है, मतलब जिंक धातु हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है तो अम्ल के हाइड्रोजनों को प्रतिस्थापित कर देगी। मैं तो तुरंत आंसर दे देता भाई, जो धातु हाइड्रोजन से ऊपर है वे सब धातु हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है, वे अम्ल के H+ आयनों को प्रतिस्थापित कर देंगे। इसको अपन कठिन शब्दों में कहें तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, जो धातु हाइड्रोजन से ऊपर है अर्थात जिनका मानक अपचयन विभव कम है वे अम्ल के H+ आयनों को क्या कर देती हैं, प्रतिस्थापन। तो हेडिंग डालो 3, नंबर 3, और फिर इसको मैं लिखाता हूँ अपनी भाषा में। डाल दी हेडिंग, अम्ल के H+ आयनों का प्रतिस्थापन। लिखो इसमें, लिखो अम्ल के H+ आयनों का प्रतिस्थापन, अम्ल के H+ आयनों का प्रतिस्थापन वह धातु कर देती है अम्ल के H+ आयनों का प्रतिस्थापन वह धातु कर देती है जिसका मानक अपचयन विभव हाइड्रोजन से कम होता है। सही है, जिसका मानक अपचयन विभव हाइड्रोजन से क्या होता है, कम।
वो धातु अम्ल के H+ आयनों को प्रतिस्थापित कर देती है। अच्छा, अगर मैं इसमें जिंक की जगह पर कॉपर लेता, खूब समझ लेना, मान लो ये अभिक्रिया ये होती Cu + H2SO4 और बन रहा होता CuSO4। अब एक बात बताओ, क्या कॉपर की औकात है क्या? कॉपर हाइड्रोजन से नीचे है, तो कॉपर अम्ल के H+ आयनों को प्रतिस्थापन नहीं करती, ये अभिक्रिया चलती ही नहीं। कॉपर की औकात नहीं है कि ये अम्ल के H+ आयनों का क्या करती, प्रतिस्थापन। ये अभिक्रिया अग्र दिशा में नहीं चलती, चेक करके देख लो। अब एनोड कॉपर का हो जाता, कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, हाइड्रोजन का अपचयन, एनोड कॉपर का हो जाता, मतलब मानक अपचयन विभव इसका ज्यादा होता और मानक अपचयन विभव इसका क्या होता, कम। इसका ज्यादा होता, इसका कम होता। सेल का विद्युत वाहक बल निकालो, ज्यादा में से कम घटाओ, है कैथोड के में एनोड का घटाओ, कम में से ज्यादा नेगेटिव। नेगेटिव आते ही मतलब ये अभिक्रिया अग्र दिशा में नहीं चल रही होती, पश्च दिशा में चल रही होती। जब ये अभिक्रिया अग्र दिशा में नहीं चल रही होती, जिसका तात्पर्य यही तो हुआ कि कॉपर धातु अम्ल के H+ आयनों का प्रतिस्थापन नहीं करती। क्लियर है? अरे सही है, ये चलती नहीं अग्र दिशा में। अब मैं आपसे एक बात को घुमा के पूछता हूँ, क्या अम्ल H2SO4 के कॉपर के बर्तन में रख सकते हैं? हाँ, दोनों क्रिया ही नहीं करेंगे, क्रॉस लग रहा है, अग्र दिशा में अभिक्रिया ही नहीं चलेगी। और मैं दूसरे तरह से कहूँ तो कॉपर धातु है जिसका मानक अपचयन है हाइड्रोजन से कम है, कॉपर धातु अम्ल के H+ आयनों को प्रतिस्थापित नहीं करती, मतलब दोनों के मध्य अभिक्रिया नहीं होती। तो अम्ल H2SO4 के कॉपर के बर्तन में रख सकते हैं क्या? रख सकते हैं। पर क्या जिंक धातु को के बर्तन में अम्ल H2SO4 को नहीं, आगे अभिक्रिया होगी अग्र दिशा में। जिंक धातु तो अम्ल के H+ आयनों को प्रतिस्थापन करेगी, क्योंकि जिंक का मानक अपचयन विभव क्या है, कम है। मैं फास्ट बोल रहा हूँ पर समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई कठिन बात नहीं है। तो दूसरा अनुप्रयोग पढ़ लिया आपने। चलो इसमें एक क्वेश्चन लिखाई देता हूँ, लिखो एक क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन लिखो, लिखो, क्या जिंक धातु के पात्र में, क्या जिंक धातु के पात्र में अम्ल H2SO4 रख सकते हैं? क्या जिंक धातु के पात्र में अम्ल H2SO4 रख सकते हैं? हाँ बताओ आप, नहीं रख सकते हैं? नहीं रख सकते? आंसर लिखो, लिखो, जिंक धातु के पात्र में, जिंक धातु के पात्र में अम्ल H2SO4, अम्ल H2SO4 नहीं रख सकते हैं। नहीं रख सकते हैं क्योंकि, तो रासायनिक श्रेणी देखो, क्योंकि जिंक धातु का मानक अपचयन विभव क्योंकि जिंक धातु का मानक अपचयन विभव हाइड्रोजन से कम है, हाइड्रोजन से कम है, अतः जिंक धातु, अतः जिंक धातु अम्ल H2SO4, अम्ल H2SO4 के H+ आयनों का प्रतिस्थापन करती है या अपचयन करती है, एक ही बात है। अम्ल H2SO4 के H+ आयनों का प्रतिस्थापन मतलब उनको हटा देती है। अरे सीधी सी बात है, प्रतिस्थापन करें मतलब दोनों रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन करते हैं तो नहीं रख सकते जिंक के बर्तन में अम्ल H2SO4। क्लियर? अब हम बढ़ते हैं तीसरा लास्ट अनुप्रयोग वैद्युत रासायनिक श्रेणी का। तीसरा अनुप्रयोग, तीसरा लवण
के विलयन में लवण के धनायन का अपचयन, डाल दो हेडिंग, लवण के विलयन में लवण के धनायन का अपचयन समझे? सही है। अच्छा हाँ भाई, ऐसे समझो, एक बर्तन में कॉपर सल्फेट का विलयन है। कॉपर सल्फेट एक लवण है और कॉपर सल्फेट का एक विलयन भरा हुआ है एक पात्र में। तो लवण कॉपर सल्फेट का विलयन है, लवण का विलयन है। मैं लवण का धनायन, धनायन दिख रहा है, इसका अपचयन कौन कर सकता है? चेक करते हैं। अगर इस विलयन में मैं जिंक धातु डाल दूं, सही है, तो जिंक धातु और कॉपर धातु के मध्य, कॉपर आयनों के मध्य रिएक्शन चलेगी, चल सकती है क्या? हाँ, Zn से Zn+2 बन सकता है और Cu+2 से क्या बन सकता है? Cu। तो यहाँ जिंक धातु डालने पर जिंक और विलयन में उपस्थित कॉपर आयनों के मध्य रेडॉक्स अभिक्रिया हो सकती है। अब मैं चेक करता हूँ ये अभिक्रिया हो सकती है या नहीं। हो सकती है। वैद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता लेते हुए जिंक को एनोड मान लेते हैं। एनोड ही होगा क्योंकि इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, और कॉपर का कैथोड होगा। और आपको पता ही है सेल का विद्युत भागबल, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर का मानक अपचयन ज़्यादा है, एनोड का मानक अपचयन जिंक का कम है। सेल का विद्युत भागबल पॉजिटिव, अभिक्रिया अग्र दिशा में चलेगी। मतलब इसके अंदर जैसे ही मैं जिंक धातु डालूंगा तो जिंक का ऑक्सीकरण होगा और कॉपर का अपचयन होगा, क्योंकि मैंने चेक किया ये रेडॉक्स विक्रिया अग्र दिशा में चलेगी। अब अग्र दिशा में चलेगी तो सिंपल से मतलब ये निकला कि जिंक धातु कॉपर आयनों का क्या कर रहा है? अपचयन कर रहा है। अगर मैं इस पात्र में जिंक धातु डालता हूं तो लवण के विलयन में लवण के धनायन का जिंक धातु क्या कर देगी? अपचयन। दोनों के मध्य अग्र दिशा में रेडॉक्स चलेगी। तो सिंपल सा अर्थ वही निकला। जैसे धातु का देखो, जिंक और कॉपर में दोनों में तुलना करके देखो, जिंक और कॉपर, जिस धातु का मानक अपचयन विभव कम है वह धातु लवण के धनायन की धातु, लवण के धनायन की धातु कौन है? कॉपर, उसका अपचयन कर देगी। तो लवण के धनायन का, लवण के विलयन में लवण के धनायन का कौन अपचयन करेगा? जिस धातु का मानक अपचयन विभव लवण की धातु से कम है। चेक करके बताया ना, दोनों के मध्य रेडॉक्स चलेगी, अग्र दिशा में चलेगी। तो मतलब ये हुआ कि जिंक धातु खुद का ऑक्सीकरण और इसका अपचयन कर देगी। तो लवण का धनायन है कॉपर, इसका अपचयन जिंक धातु कर देगी। मतलब वह धातु जिसका मानक अपचयन कम होता है वो लवण के धनायन का क्या कर देती है? अपचयन। सही है, सही है। तो इस बात को लिखो। पहले हेडिंग डालो, अनुप्रयोग नंबर 4, चौथा अनुप्रयोग है ये ना, लवण के विलयन में लवण के धनायन का अपचयन। ठीक है, तो लिखो, इसमें लिखो लवण के विलयन में, लवण के विलयन में लवण के विलयन में लवण के धनायन का, लवण के धनायन का अपचयन, लवण के धनायन का अपचयन वह धातु कर देती है, वह धातु कर देती है जिसका मानक अपचयन विभव जिसका मानक अपचयन विभव लवण की धातु से, लवण की धातु से कम हो। ठीक है, इसको और ढंग से
क्लियर समझने के लिए आपको एक क्वेश्चन देता हूं जिससे आपको ये समझ में आए शायद। चलो एक क्वेश्चन लिखूं। एक क्वेश्चन लिखो चलो। क्या निकल नाइट्रेट के विलयन को Ag धातु के पात्र में रख सकते हैं? सोच लो, विचार कर लो और आंसर दो। सोच लो, समझ लो और इसका रिप्लाई करो। आप क्या आंसर दोगे? क्या निकल नाइट्रेट, पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, क्या निकल नाइट्रेट के विलयन को Ag के पात्र में रख सकते हैं? एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं और लड़कों पर इसके आंसर नहीं दिखते हैं। आप दो, देखो आपको दिखता है या नहीं। समझाऊं मैं? देखो इधर, आपके पास निकल नाइट्रेट का विलयन है। निकल नाइट्रेट का विलयन तो उसमें Na+2 आयन, नाइट्रेट आयनों पर -2 आयन होता है, -1 आयन आवेश होता है। तो निकल नाइट्रेट का विलयन है, लवण है, ये टूट जाएगा Na+2 और NO3- में। इसको अगर तुम Ag के पात्र में, ये पात्र मान लो Ag का है, रख सकते हैं या नहीं? अच्छा, अब वैद्युत रासायनिक श्रेणी की हेल्प लेते हैं। बगल में बना रखी है इसी वजह से। Ag पा गया क्या? ये पा गया। और निकल पा गया क्या? खा गया निकल, ये रहा। अब एक बात बताओ, Ag का मानक अपचयन विभव, लवण का धनायन दिख रहा है? तो Ag का मानक अपचयन विभव कम है कि ज़्यादा है? Ag का मानक अपचयन विभव निकल से ज़्यादा है। तो जब Ag का मानक अपचयन विभव ज़्यादा है तो ये निकल आयनों का अपचयन करेगी क्या? नहीं। निकल आयनों का लवण के धनायन का अपचयन वह धातु करती जिसका मानक अपचयन विभव कम होता, पर Ag का मानक अपचयन विभव तो निकल से ज़्यादा है, तो ये लवण के धनायन का अपचयन नहीं करेगी, मतलब इसका अपचयन नहीं करेगी। और अपचयन नहीं करेगी तो इनके मध्य अभिक्रिया नहीं चलेगी, और अभिक्रिया नहीं होगी तो Ag के बर्तन में हम निकल नाइट्रेट का विलयन रख सकते हैं। भाई Ag इनका अपचयन नहीं करेगी, धनायन का अपचयन नहीं करेगी, दोनों के मध्य अभिक्रिया नहीं होगी, और अभिक्रिया नहीं होगी तो रख सकते हैं। लिखो, मैं समझाता हूँ, आंसर लिखो। पहले लिखो Ag का आंसर डाल के लिखो। Ag का मानक अपचयन विभव, Ag का मानक अपचयन विभव निकल धातु से ज़्यादा है। निकल धातु से ज़्यादा है, Ag बाद में आ रही है। Ag का मानक अपचयन विभव निकल धातु से ज़्यादा है। अतः Ag धातु, Ag धातु निकल नाइट्रेट के विलयन में उपस्थित निकल नाइट्रेट के विलयन में उपस्थित Na+2 आयनों का Na+2 आयनों का अपचयन नहीं करती है। अपचयन नहीं करती है। हाँ, इसका मानक अपचयन विभव कम होता तो इनका अपचयन कर देती है। निकल आयनों का अपचयन नहीं करती है। अतः निकल नाइट्रेट के विलयन को Ag के पात्र में रख सकते हैं।
निकेल नाइट्रेट के विलयन को Ag के पात्र में रख सकते हैं। क्लियर? तो ये हमने वैद्युत रासायनिक श्रेणी के दोस्तों 4 अनुप्रयोग पढ़े। पहला, ऑक्सीकारक गुण व अपचायक गुण की व्याख्या। तो उसमें तो सीधा सा फंडा काम करता है, मानक अपचयन विभव समानुपाती ऑक्सीकारक गुण और व्युत्क्रमानुपाती अपचायक गुण। जिसका मानक अपचयन ज़्यादा उसके ऑक्सीकारक गुण ज़्यादा और अपचायक गुण कम। दूसरा अनुप्रयोग पड़ा अम्ल की किसी अभिक्रिया की, किसी रेडॉक्स अभिक्रिया की अग्र दिशा में होने की संभावना। जो आपको रेडॉक्स दी जाए उसको वैद्युत रासायनिक सेल में संपन्न होते हुए माने, और यदि आपको सेल का विद्युत वाहक बल धनात्मक प्राप्त होता है तो दी गई रेडॉक्स अभिक्रिया अग्र दिशा में संपन्न हो रही होगी, और ऋणात्मक प्राप्त होता है तो दी गई रेडॉक्स पश्च दिशा में चल रही होगी। क्लियर? तीसरा पड़ा अम्ल के H+ आयनों का प्रतिस्थापन वो धातु कर देती है जिसका मानक अपचयन हाइड्रोजन से कम है, मतलब वैद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर की धातुएं। और चौथा अनुप्रयोग लवण के धनायन का अपचयन। लवण के धनायन का अपचयन भी वह धातु कर देती है जिसका मानक अपचयन विभव लवण के धनायन से क्या हो, कम हो। क्लियर? तो ये 4 बातें हैं, इसमें और कोई कठिन टॉपिक नहीं है। वीडियो पसंद आ गई हो तो आप भूल गए हैं, आपको क्या करना है, लाइक और जोरदार से कमेंट। अब हम आपसे विदा लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।